प्रथम वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में परिचय दिया था, स्वप्न वासव दत्तम नाम का एक नाटक पढ़ना है। स्वप्न वासव दत्तम यह नाटक संस्कृत साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका कारण एक तो इसकी सरल सुबोध भाषा है, दूसरे इसका कथानक बहुत प्रसिद्ध है और भास जो इसके लेखक हैं, जो नाटककार हैं, भास कालिदास से भी प्राचीन माने जाते हैं, कालिदास से बहुत पूर्व के माने जाते हैं। इस नाटक में 6 अंक हैं। देखिए, काव्य जिसको लिटरेचर कहते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में काव्य कहते हैं। काव्य के मोटे तौर पर 2 भेद होते हैं। कहा है काव्यम द्विधा, काव्य 2 प्रकार का होता है, गद्यं पद्यंच, गद्य और पद्य काव्य 2 प्रकार के काव्य होते हैं। एक और प्रकार का काव्य होता है जो गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। फिर गद्य वह रचना है जो छंद मुक्त होती है, छंदों से विहीन होती है गद्य रचना। बहुत सरल संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। गद्य वह है जिसमें किसी प्रकार का कोई छंद, कोई मात्रा, कोई गणना नहीं होती। और पद्य जो है वो छंदों में निबद्ध होता है, उसकी हम गणना करते हैं, उसकी मात्राएं गिनते हैं, गुरु लघु की गणना होती है, वह पद्य होता है। नाटक जो है, वस्तुतः इसका नाम प्राचीन काव्य शास्त्र में रूपक के एक भेद के रूप में आता है। रूपक। अब आप कहेंगे ये रूपक क्या है? देखिए, कहीं भी आपने कोई नाटक देखा होगा, रामलीला देखी होगी, तो उसमें हम क्या देखते हैं? कोई व्यक्ति राम बन जाता है, कोई सीता बन जाता है, कोई लक्ष्मण बन जाता है, कोई रावण बन जाता है। वह व्यक्ति वस्तुतः राम या लक्ष्मण या रावण नहीं है। उस व्यक्ति पर कुछ समय के लिए राम के रूप का आरोप कर दिया है। रूपस्य आरोपात रूपकम, रूप का आरोप कर देते हैं। जो राम नहीं है उसको राम बना देते हैं, जो लक्ष्मण नहीं है उसको लक्ष्मण बना देते हैं, जो सीता नहीं है उसको सीता बना देते हैं। यह है रूपक का अर्थ। तो इस रूपक के 10 भेद हैं। रूपक के 10 भेद में पहला प्रमुख भेद है नाटक। रूपक का एक भेद है। नट धातु से बनता है। नट का अर्थ होता है नाचना, अभिनय करना। नट से नाटक बनता है। तो नाटक के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं काव्य शास्त्र में। नाटक किसको कहते हैं, नाटक का नायक कैसा होता है, नाटक की नायिका कैसी होती है, नाटक में कौन सा रस होता है, कौन सा प्रधान रस होता है, कौन सा गौण रस होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है। यह जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक है, ये 6 अंकों का नाटक है। इसमें 6 अंक हैं। जैसे आपने हिंदी की पुस्तकों में देखा होगा, अध्याय होता है। नाटकों में अध्याय नहीं होता, अंक होते हैं। प्रथम अंक यानी फर्स्ट
चैप्टर या फर्स्ट कैंटो बोलते हैं अंग्रेजी में अंक कैंटो CANTO फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, इस तरह से प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, इस तरह से इसमें 6 अंक। इस नाटक की जो कथा वस्तु है वो बहुत प्रसिद्ध है, लोक कथाओं में भी प्रचलित है, वहीं से भास ने इसको उठाया है। वत्स देश के राजा हैं उदयन और अवंती देश की राजकुमारी है वासवदत्ता। तो अवंती देश की राजकुमारी वासवदत्ता उदयन से वीणा वादन की शिक्षा ग्रहण करती है, वीणा बजाने की शिक्षा ग्रहण करती है। और इस क्रम में उदयन वासवदत्ता के प्रति आसक्त हो जाते हैं और दोनों के अंदर परस्पर प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है और दोनों का विवाह भी हो जाता है। तो जब विवाह हो जाता है तो राजा वासवदत्ता के मोह में ऐसा पड़ता है कि राज्य कार्य से बिल्कुल उसका मन हट जाता है और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उदयन का एक पड़ोसी राजा है आरुणि। आरुणि ने देखा कि राजा उदयन का ध्यान राज्य संचालन में बिल्कुल नहीं है, अतः उसने क्या किया, उसने चढ़ाई कर दी और उदयन का राज्य छीन लिया। उदयन का राज्य उसने छीन लिया। अब राज्य जब हड़प लिया तो उदयन के जो पुराने स्वामी भक्त मंत्री हैं योगंधरायण, उन्होंने अन्य मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा की, सलाह की कि इस तरह से तो नहीं चलेगा, राजा का खोया हुआ राज्य तो वापस लेना पड़ेगा। फिर योगेंद्रायण ने ऐसी युक्ति निकाली कि झूठी खबर फैला दी, राजा शिकार खेलने गया हुआ था और झूठी खबर फैला दी कि गांव में आग लग गई और वासवदत्ता उसमें जलकर मर गई। यह सुनकर जब राजा शिकार से वापस आए और जब उन्हें यह पता चला कि अग्निकांड हो गया और वासवदत्ता उसमें ही जलकर भस्म हो गई, तो वो तरह तरह से पागलों की तरफ विलाप करने लग गया। और इस बीच योगेंद्रायण जो है वासवदत्ता को लेकर भेष बदल कर, योगेंद्रायण स्वयं एक परिव्राजक सन्यासी बन जाते हैं भेष बदलकर, और वासवदत्ता को उन्होंने विश्वास में ले लिया कि इस तरह की रचना अपने को करनी पड़ेगी, नहीं तो ये राज्य वापस नहीं आएगा उदयन को। वासवदत्ता उनके साथ चली गई अवंती देश की स्त्री के रूप में और मगध में जाकर वहाँ मगध देश में महाराज दर्शक के यहाँ जाकर और उनके तपोवन में वासवदत्ता को रखवा दिया। दर्शक की भगिनी यानी बहन का नाम है पद्मावती। पद्मावती के संरक्षण में वासवदत्ता रहने लग गई और योगेंद्रायण मगध देश इसलिए गया था कि पद्मावती से उदयन का विवाह हो सके, और जब उदयन और पद्मावती पति पत्नी हो जाएंगे तब पद्मावती के जो भाई थे दर्शक, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी और उस सेना की मदद से योगेंद्रायण की योजना के अनुसार आरुणि पर आक्रमण किया गया और उदयन का खोया हुआ राज्य वापस लिया गया। और फिर मगध से उदयन, वासवदत्ता और पद्मावती, योगेंद्रायण सब वत्स देश की ओर चले जाते हैं और यही नाटक का अंत होता है। वहाँ योगेंद्रायण उनको अपनी सारी बात बताता है कि महाराज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने ही सारी रचना की थी, मैंने ये योजना बनाई थी जिससे कि आपका खोया हुआ राज्य आप तक वापस आ जाए। यह नाटक बहुत ही सुंदर, बड़ी सरल भाषा में लिखा गया है। आप इसके श्लोकों को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ाऊँगा और उसके
अनुवाद और उसकी व्याख्या विशेष रूप से ध्यान देना है। यही इस नाटक में कथानक है। संक्षेप में मैंने आपको नाटक की